नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए विद्यार्थियों, हमारी जो यूनिट चल रही है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का शायद हो सकता है कि ये लास्ट लेक्चर हो या फिर इसके बाद में हो सकता है एक लेक्चर और हो जाए। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जूल का तापन नियम। काफी अच्छा टॉपिक है। जनरल साइंस के हिसाब से यहां से एक क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। तो एक बार हेडिंग पे लगा लीजिए जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम हेडिंग ले लीजिए। बहुत सरल सा नियम है, जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम नाम से ही पता लग रहा है किसने दिया होगा, जूल ने दिया होगा। जूल का तापन नियम, या फिर इसको हम बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, या इसी को हम नाम देते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम इसको नाम दे सकते हैं। तो एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार हो जाइए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है और काफी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां से आए हुए हैं। चलिए, सबसे पहले जूल का तापन नियम क्या है, ध्यान से सुनना। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे माना कि ये अपना हीटर है। हीटर नाम तो सुना होगा, हीटर। ये हीटर है और इसमें लगा हुआ है कोई चालक तार। जैसे आपको पता है हीटर के अंदर, बता दूंगा अभी, नाइक्रोम मिश्र धातु का तार लगा हुआ होता है। हीटर के अंदर जो चालक तार है वो नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ये जो चालक तार है, ये जो चालक तार है ये नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है। अब नाइक्रोम मिश्र धातु किस किस से मिलकर बनी होती है ये भी अभी बताता हूं। देखिए, जूल का तापन नियम, या फिर हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। साधारण सा, बहुत ही साधारण सा ये नियम है प्यारे विद्यार्थियों। एक ही लाइन में इसको समझ दीजिए। जब किसी चालक तार में, ध्यान से सुनिए, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे ये कोई चालक तार है और यहां पे इसका ये सर्किट है, यहां से विद्युत धारा प्रभावित कर देंगे। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार गर्म होकर ऊष्मा देने लगेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, या हम इसको बोलते हैं जूल का तापन नियम। अरे यार, सीधी सी बात है, ये कोई चालक तार है तो इसमें धारा प्रवाहित करेगा, तो सीधी सी बात है ये गर्म होकर क्या देगा, ऊष्मा देगा। यार, ये चालक तार गर्म होकर क्या देगा, ऊष्मा देगा। इसी को नाम दे दिया जूल का तापन नियम। लिख देता हूं, देखिए यहां लिख लीजिए इसको। यहां पे हम लिख लेते हैं, जब किसी चालक तार में, तार कैसा होना चाहिए, चालक। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है,
प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। बिल्कुल देगा। वह चालक तार गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। इसको ही बोलते हैं जूल का तापन नियम कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। फाइनली बात सुनो काम की। जूल का जो तापन नियम है यह हमको एक चीज निकाल के देता है, वो है हीट, कि वो चालक तार गर्म होकर कितनी ऊष्मा दे रहा है। बात यह है, कैलकुलेशन ये करनी है, न्यूमेरिकल ऐसे पूछेगा कि चालक तार गर्म होकर कितनी ऊष्मा देगा। तो यहां से एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं और वो ही फॉर्मूला सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो जूल के तापन नियम से हमको एक फॉर्मूला मिलता है और वो फॉर्मूला ये रहा। फॉर्मूला ऐसे आता है, हीट ज्ञात करने का फॉर्मूला है H बराबर I स्क्वायर IT। प्यारे विद्यार्थियों, इस फॉर्मूले को अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। हीट ऊष्मा ज्ञात करने का फॉर्मूला है H बराबर I स्क्वायर IT। बहुत सारे प्रश्न यहां से करवाए थे रेलवे के अंदर। H क्या है? तो H हो गया हीट, H हो गया अपना हीट या ऊष्मा हो गई। ठीक है, ऊष्मा को किस में मापेंगे आपको? जूल में। I क्या है पता होगा सभी भाइयों को। सर I तो धारा है, धारा तो एम्पियर में लेते हैं हम। सर R क्या है? R तो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, जिसको हम ओम में लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। T क्या है? समय है प्यारे विद्यार्थियों। समय सेकंड में लेना यार भाइयों, मिनट में मत लेना। समय सेकंड में लेना, प्रतिरोध ओम में लेना है, धारा एम्पियर में लेनी है। तो ये सब कुछ सही जमाओगे तो ऊष्मा का मान जूल में आएगा। किस में आएगा? ऊष्मा का मान जूल में आएगा। राइट? अरे यार, बिल्कुल कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इन चीजों को सीख सकता है। मैं बिल्कुल ये मान के चलिए इतने लो लेवल से शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल ABCD, और इससे भी सरल कुछ नहीं हो सकता यार। पूरी फिजिक्स को ऐसे एकदम बिल्कुल साधारण कर दूंगा। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करनी है, मेहनत मैं कर रहा हूं। चलो भाई, यहां से आपको इस फॉर्मूले को बार बार याद करना है। हीट H बराबर I स्क्वायर IT से हम यहां से वो चालक तार गर्म होकर कितनी ऊष्मा देगा, वो चालक तार गर्म होकर कितनी ऊष्मा देगा, इस बात को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब यहां से आपको काम की चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनिए प्यारे विद्यार्थियों। सबसे अच्छी चीज, ये फॉर्मूला बिल्कुल टॉप लेवल का फॉर्मूला रहेगा एग्जाम के हिसाब से। अब बड़े ध्यान से सुनोगे आप। सबसे पहले ये रहा फॉर्मूला। ओके, संबंध स्थापित करना सीख जाओ। 3 नोट लिखाऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो नोट। पहला नोट, नोट नंबर फर्स्ट, सुनो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ऊष्मा और धारा के बीच संबंध बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात को प्यारे विद्यार्थियों। मैं हीट, ऊष्मा और धारा के मध्य संबंध बताना चाहता हूं। ऊष्मा और धारा में क्या संबंध है? तो प्यारे विद्यार्थियों, हम ये कहेंगे कि जो ऊष्मा का जो मान होता है वो धारा के वर्ग के, प्यारे विद्यार्थियों, ऊष्मा का जो मान होता है वो धारा के वर्ग के क्या रहता है? समानुपाती। मैंने कहा था कि राशि आमने सामने है तो समानुपाती में चलती है,
और यदि राशि ऊपर नीचे है तो वे व्युत्क्रमानुपाती में चलती है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नोट नंबर पहला कि सर जो हीट का जो मान होता है ना, ऊष्मा का जो मान है वो धारा के वर्ग के, ध्यान रखना यहां पर एक सोचने वाली बात है, धारा के वर्ग के समान, धारा के नहीं, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम इन दो राशियों में संबंध बनाते हैं तो इन दोनों राशियों को नियत रखना पड़ता है, कांस्टेंस रखना पड़ता है। फिर सुन लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, कैसे बोलोगे? कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध नियत रख दीजिए, कांस्टेंट, और नियत समय रख लीजिए। तो मैं फिर आपसे एक लाइन बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इन दोनों में संबंध देख रहे हो आप, तो ये दोनों राशि, बची हुई राशि जो है वो नियत रहेगी। तो यहां पे हम कोष्टक में लिख देते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि प्रतिरोध व समय को नियत रखा जाएगा। प्रतिरोध व समय को नियत रखना है, इस समय पर नियत रखकर यह काम किया गया है। ठीक है, ध्यान से सुनो। नोट नंबर पहला यह कहेगा कि प्रिय विद्यार्थियों, हीट, ऊष्मा का जो मान होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। कंडीशन यह है यहां पर प्रतिरोध और समय को नियत रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यदि धारा को दुगना कर दिया जाए, समझने की कोशिश करिए। वो बोलेगा यदि किसी चालक तार में बहने वाली धारा को दुगना कर दिया जाए, सुनो, धारा को दुगना करो, लेकिन स्क्वायर लग रहा है मेरा भाई ऊपर मुंडी पे, ये तो लगाना ही पड़ेगा। यदि धारा को दुगना कर दिया जाए तो ऊष्मा का मान कितना गुना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यदि धारा को दुगना करूंगा तो ऊष्मा का मान 4 गुना हो जाएगा। दोबारा सुनो, अगर वो बोलेगा यदि किसी चालक तार में बहने वाली धारा को आधा कर दिया जाए, तो ये तो समानुपाती का निशान है, धारा को आधा करो 1/2, लेकिन मेरे भाई साथ में स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यदि धारा को आधा कर दिया जाए तो ऊष्मा का मान, प्यारे विद्यार्थियों, ऊष्मा का मान 1/4 हो जाएगा। राइट, समझो, रट्टा मत दो, स्क्वायर लगा हुआ है। पहला प्रश्न बोल रहा है ये चालक तार है, यदि इसमें बहने वाली धारा दुगनी कर दी जाए, तो आई की जगह पे 2 लिख दिया, धारा दुगनी कर दी, लेकिन फॉर्मूले में क्या लग रहा है? स्क्वायर। अगर धारा को दुगनी करोगे तो ऊष्मा का मान 4 गुना हो जाएगा। यदि धारा को आधा कर दिया जाए 1/2, लेकिन क्या लग रहा है? स्क्वायर। यदि धारा को आधा कर दिया जाए तो ऊष्मा का मान 1/4 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, यदि धारा को 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना, धारा को तो 3 गुना कर दिया, लेकिन सूत्र में स्क्वायर लग रहा है, तो ऊष्मा का मान कितना गुना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ऊष्मा का मान 9 गुना हो जाएगा। फिर सुन लो, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूं। यदि किसी चालक तार में बहने वाली धारा 1/4 कर दी जाए, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यदि धारा को 1/4 कर दिया जाए, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों सूत्र में स्क्वायर लगा हुआ है, यदि धारा को 1/4 कर दिया जाए तो ऊष्मा का मान कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, तो ऊष्मा का मान 1/16 गुना हो जाएगा। निकाल लोगे ना? ध्यान रखना इस चीज में, यहां पे फॉर्मूले में स्क्वायर लगा हुआ है। राइट, तो यहां पे क्वेश्चंस ये है, जो फॉर्मूला है पकड़िए इसको, हीट H बराबर I² RT। यहां से हम ये कह रहे हैं कि जो ऊष्मा का जो मान होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नोट नंबर पहला यही है, प्रतिरोध व समय को नियत रखकर, देखिए क्या लिखा है, प्रतिरोध व समय को नियत रखा जाए, तब जाके हम बोलेंगे कि
कि ऊष्मा का जो मान है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में संबंध देख लिया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सुनो। अब सुनो क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला संबंध हो गया, अब दूसरा। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही अब मैं ऊष्मा और प्रतिरोध में संबंध देखना चाहता हूं, इन दोनों में। लेकिन इसको नियत रखना पड़ेगा। इस समय हमें धारा को नियत रखना पड़ेगा और समय को भी नियत रखना पड़ेगा। ध्यान से समझ जाओ। जब मैं इन दोनों में संबंध बनाऊंगा, जब मैं इन दोनों राशियों में संबंध देखूंगा, तो बची हुई राशियां नियत माननी पड़ती है। उन राशियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम यहां से ये बोलेंगे, यदि धारा और समय को नियत रखा जाए तो प्यारे विद्यार्थियों, नोट नंबर दूसरा ये कहता है कि ऊष्मा का जो मान है, लिख देता हूं पूरा, ऊष्मा का मान प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ऊष्मा का मान प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ऊष्मा का मान प्रतिरोध के समानुपाती होता है। शर्त है कि धारा और समय नियत होने चाहिए। तो हम यहां लिख सकते हैं कि हीट, ऊष्मा का जो मान है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है, इस जूल के तापन नियम के अनुसार। राइट। अब तो समानुपाती के तो आप उस्ताद हो। समानुपाती में तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले, आप तुरंत जवाब दोगे। कैसे? यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए, समानुपाती है, यहां स्क्वायर भी नहीं है। अगर प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो ऊष्मा का मान भी दुगना हो जाएगा। एकदम समानुपाती है, स्क्वायर वगैरह यहां कुछ नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, किसी चालक तार का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, तो उसका ऊष्मा का मान भी आधा हो जाएगा। तो उसमें प्रवाहित होने वाली ऊष्मा जो है, वो हीटिंग जो है, वो भी आधी हो जाएगी। समानुपाती है ना। चलो, अगर वो आपसे ये बोल दे किसी चालक तार का प्रतिरोध 1/4 कर दिया जाए, प्रतिरोध 1/4, तो इसमें हीटिंग भी 1/4 हो जाएगी। समानुपाती है। ये तो यहां थोड़ा अंतर था, यहां स्क्वायर लग रहा है फॉर्मूले में, इसलिए वो डबल होता चला गया। यहां समानुपाती है, अगर ये आधा तो ये भी आधी हो जाएगी हीटिंग भी। अगर प्रतिरोध दुगना करोगे तो आपकी हीटिंग भी दुगनी हो जाएगी। जैसे ये चालक तार है, इसका रेजिस्टेंस दुगना कर दिया, प्रतिरोध दुगना कर दिया, तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे हीटिंग जो है, इससे प्रभावित होने वाली जो ऊष्मा है, वो भी दुगनी हो जाएगी। अगर ये दुगना तो ये भी दुगना, ये आधा तो ये भी आधा, ये 10 गुना करोगे तो ये भी 10 गुना हो जाएगी, ये 5 गुना करोगे ये भी 5 गुना हो जाएगी। क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ऊष्मा का जो मान है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। शर्त यह है कि यहां पे ऊष्मा और समय को नियत रखा जाएगा। क्लियर हो गई ये भी बात। पॉइंट नंबर तीसरा। अब तो यार समझ गए होगे भाइयों। चलो इस बार और समझा देता हूं। एक लास्ट पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट। इस बार आप बताओगे इसको आप बताना। जैसे फॉर्मूला एक बार और बोलो अपने मुंह से, हीट H बराबर I² RT। कैसे हीट का मान कैसे ज्ञात करोगे, ऊष्मा का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो सुनो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार क्या बच गया? समय। एक तो हीट और समय के बीच में क्या संबंध है? मैंने क्या बोला? हम इन दो राशियों में संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो अगर इन दो राशियों में संबंध कर रहे हैं तो धारा को नियत रखना पड़ेगा। राइट सर। उसका प्रतिरोध, जो चालक तार आप ले रहे हो, उसका प्रतिरोध भी हमें नियत रखना पड़ेगा। फिर हम बोलेंगे नोट नंबर तीसरा।
प्यारे विद्यार्थियों हम ये बोलेंगे कि जो हीट है, ऊष्मा का जो मान है, ऊष्मा का मान समय के समानुपाती होता है, समय के समानुपाती होता है। शर्त है कि धारा और प्रतिरोध को नियत रखना पड़ेगा। चलो हम यहां से लिख देते हैं कि हीट जो है वो समानुपाती है समय के। इसका मतलब ये है कि किसी चालक तार में यदि आप समय को बढ़ा रहे हो, समय को दुगना कर रहे हो, अगर किसी चीज में आप समय दुगना कर रहे हो तो उसकी जो हीटिंग है वो भी दुगनी हो जाएगी, हीटिंग भी दुगनी होने लगी। आप किसी चीज का फिर समय बढ़ा रहे हो, समय को आधा कर रहे हो, मान ले बढ़ा नहीं रहे हो, आधा कर रहे हो, तो उसके हीटिंग भी आधी हो जाएगी। समानुपाती है यार। ये चालक तार है और इसमें धारा बह रही है, उसको नियत कर दिया। इसका जो प्रतिरोध है वो भी नियत कर दिया। तो जितने समय तक धारा बहेगी, जितने समय तक धारा बहेगी, प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने माना कि धारा का बहने का समय दुगना कर दिया तो प्यारे विद्यार्थियों उसकी हीटिंग भी दुगनी हो जाएगी। जो ऊष्मा का मान है वो भी हमारे सामने डबल निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले से कि ऊष्मा का मान जो है वो समय के भी समानुपाती होता है। यदि आप समय बढ़ाओगे तो ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा, समय घटाओगे ऊष्मा का मान भी घटेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसको बहुत अच्छे से आपको समझना है और इसको अच्छे से क्वेश्चन में ढालना है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख देता हूं, अच्छे से समझोगे। जैसे ये है हीटर और इसमें लगा हुआ है कोई चालक तार। एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बस समझ लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, एक हीटर है और हम इस हीटर का जो ये चालक तार है इसका प्रतिरोध है 10 ओम। कितना प्रतिरोध है? 10 ओम प्रतिरोध है प्यारे विद्यार्थियों। यदि प्यारे विद्यार्थियों इस हीटर में 10 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा? 10 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों समझो क्वेश्चन को। देखिए एक चालक तार जिसका प्रतिरोध का मान 10 ओम है, एक चालक तार है, एक चालक तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, जिसका प्रतिरोध 10 ओम हो, वह उसमें 10 एम्पियर की धारा, उसमें 10 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाए, 10 मिनट तक प्रवाहित की जाए, 10 मिनट तक प्रवाहित की जाए तो ऊष्मा का मान कितना होगा? तो चालक तार गर्म होकर कितनी ऊष्मा देगा? प्यारे विद्यार्थियों, तो वो चालक तार गर्म होकर कितनी ऊष्मा देगा? छोटा सा प्रश्न है, बिल्कुल एकदम साधारण सा, सब कुछ दे रखा है। चालक तार का प्रतिरोध दे रखा है, उसमें बहने वाली धारा दे रखी है, साथ के साथ समय का मान भी दिया हुआ है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि ये हीटर का जो चालक तार है ये गर्म होकर कितनी ऊष्मा देगा। फॉर्मूला लगाओ, H बराबर I स्क्वायर RT से हम हीट का मान ज्ञात कर सकते हैं। हीट H बराबर समय का मान, ध्यान से सुनो, समय का मान, सॉरी पहले धारा 10 एम्पियर दे रखी है, ठीक है सर, लेकिन गलत मत करना, 10 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला देखो,
ठीक है। साथ में समय 10 मिनट, समय मिनट में नहीं चलेगा, सेकंड में ले लीजिए। तो 10 मिनट का मतलब है 600 सेकंड लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। समय का मान, सॉरी अभी प्रतिरोध लो पहले, 10 ओम प्रतिरोध ले लिया और समय का मान 600 सेकंड लेना पड़ेगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 इंटू 10 1000, 1000 को 600 से गुणा कर लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हीट का जो मान आएगा वो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 100 इंटू 10 1000, 1000 को 6 से गुणा कर लीजिए, 6000 के 2 जीरो और लगा दीजिए, 6000 के 2 जीरो और लगा दीजिए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऊष्मा का मान आएगा वो 6 इंटू 10 की पावर 5 जूल होगा। चलो भाई, कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो चेक कर लेना। तो चालक तार गर्म होकर इतनी ऊष्मा देगा प्यारे विद्यार्थियों, चालक तार गर्म होकर इतनी ऊष्मा देगा। क्लियर हो गई ना बात। तो इस तरह का एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना धारा एम्पियर में होनी चाहिए, समय सेकंड में होना चाहिए और रेजिस्टेंस प्रतिरोध किस में लेना है आपको, ओम में। और फॉर्मूला आपके पास में है H बराबर I स्क्वायर RT से हम इनको सॉल्व कर देंगे। यह है प्यारे विद्यार्थियों जूल का तापन नियम, या फिर हम बोल सकते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्लियर हो गया। चलिए अब हम एक क्वेश्चंस और आपसे करवाते हैं, उसका जवाब आपको देना है, ठीक है ना। ठीक है सर, करवा लो। क्वेश्चन नंबर, इसका जवाब आपसे चाहता हूं मैं, ठीक है। किसी चालक तार का में प्रतिरोध व समय को नियत रखकर, प्रतिरोध और समय को नियत रखकर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को 1/4 कर दिया जाए, 1/4 कर दिया जाए, तो ऊष्मा का मान कितना गुना होगा। हो जाएगा, ये प्रश्न है। पहले आराम से प्रश्न को पढ़ना, ऐसे इतना लंबा ही आता है लेकिन इसका जवाब छोटा सा रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक तार में प्रतिरोध और समय को नियत रखा गया है और प्रवाहित होने वाली धारा को 1/4 कर रहे हैं हम। तो अगर धारा को 1/4 कर दिया जाए तो ऊष्मा का मान कितना गुना हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, हमारे पास फॉर्मूला था, सर ने बताया था कि H बराबर I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला था, गुरुजी ने ही बोला था हमसे। तो अब ये है आगे की कहानी। प्रश्न में बोला है कि प्रतिरोध को नियत रखा है, समय को भी नियत रखा है, बिल्कुल सही है गुरुजी। तो हमको पता है अगर इन दोनों राशियों को नियत रखा है तो हम बोलेंगे कि जो हीट है, ऊष्मा का जो मान है वो धारा के वर्ग के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि हीट जो है, ऊष्मा का जो मान है वो धारा के
वर्ग के समानुपाती होगा, राइट। अब प्रश्न में बोला गया है कि धारा के मान को 1/4 कर दो। धारा का मान तो 1/4 कर दिया, लेकिन फॉर्मूले में स्क्वायर लगा हुआ है। तो ऐसे में जो हीट का मान है प्यारे विद्यार्थियों, वो 1/16 गुना हो जाएगा। पहले की बजाय ऊष्मा का मान 1/16 गुना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इस तरीके से आपको प्रश्नों को करना है। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चंस बिल्कुल ग्रुप डी में आया हुआ था कि निम्न में से कौन कौन से यंत्र है जो इस नियम पे काम करते हैं, गर्म होकर ऊष्मा देते हैं। कौन कौन से यंत्र है जिनमें हम धारा प्रवाहित करेंगे और वो गर्म होकर ऊष्मा देने लगते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे उदाहरण लिख रहा हूं कि कौन कौन से यंत्र है जो इस नियम पे काम करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो एक तो ध्यान रखना, विद्युत हीटर लगातार चर्चा में है। विद्युत हीटर प्यारे विद्यार्थियों इसी नियम पे काम करता है, जूल के तापन नियम पर, राइट। एक होती है विद्युत केतली। विद्युत केतली ये भी जूल के तापन नियम पे काम करती है। प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट भी इसी जूल के नियम पे काम करता है। बल्ब के अभी बताऊंगा, रुक जाओ, अभी फिलामेंट किसका बना होता है। हाँ वो पता है कि टंगस्टन का बता होता है, उसका गलनांक अधिक होता है, अभी बता रहा हूं सुनो। तो विद्युत हीटर हो गया, विद्युत केतली हो गई, विद्युत बल्ब का फिलामेंट हो गया, विद्युत प्रेस, विद्युत प्रेस भी जूल के नियम पे काम करता है। जो आपने देखा होगा पानी गर्म करने की जो रॉड होती है वो भी जूल के तापन नियम पे काम करती है। तो ये 4-5 नाम है जो आपको याद करके चलने हैं। विद्युत प्रेस है, विद्युत केतली है, विद्युत हीटर हो गया, बल्ब हो गया, फिलामेंट है, और एक है विद्युत टोस्टर। टोस्टर, विद्युत टोस्टर, ये रहा। एक आजकल तो वो भी आ गया ओवन वगैरह जिसको आप गर्म करके हीट कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान में थोड़ा सा एक दिमाग लगाना है, जैसे ये कोई चालक तार है, इसमें हमने धारा प्रवाहित की, तो ये चालक तार गर्म होकर क्या देगा, ऊष्मा देगा। तो चालक तार गर्म होकर ऊष्मा दे रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए वहां पे जूल का तापन नियम लागू होगा। तो ये कुछ 4-5 यंत्रों के मैंने नाम लिखे हैं, तो ये सभी जूल के तापन नियम पे काम करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी चीजें बता देता हूं एक एक करके। छोटे छोटे से क्वेश्चंस मैं आपको नोट करवा देता हूं इनसे रिलेटेड। वो क्वेश्चंस कैसे हैं, सबसे पहले हीटर को ही ले लीजिए। जैसे हम हीटर को ही ले रहे, इलेक्ट्रिकल हीटर को ही हम ले रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब हीटर में देखिए जो क्वेश्चंस आप कह रहे थे वो सभी यहां पे नोट करवा देता हूं। ये हीटर है, चीनी मिट्टी की चारों तरफ लेयर रहती है इस पे, और अंदर है नाइक्रोम मिश्र धातु का तार। ये जो है प्यारे विद्यार्थियों हीटर में नाइक्रोम मिश्र धातु क्या बना हुआ तार होता है, नाइक्रोम मिश्र धातु का चालक तार होता है इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों। अब सुनो, ये जो नाइक्रोम मिश्र धातु है, ये नाइक्रोम मिश्र धातु है प्यारे विद्यार्थियों। ये नाइक्रोम मिश्र धातु किस किस से मिलकर बनी होती है, तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों ने से तो बनाना निकिल, इसमें एक तो निकिल होता है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा निकिल को हम Na से लिखते हैं। इसके अलावा इसमें क्रोमियम का भी उपयोग करते हैं, हम क्रोमियम का भी उपयोग करेंगे। निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, और में से यहां पे लिखेंगे कि इसमें मैग्नीज भी होती है।
मैग्नीज भी होती है, इसमें Mn से प्रयोग करते हैं। और में से यहां पे मैग्नीशियम का भी थोड़ा उपयोग करेंगे, यहां पे मैग्नीशियम का भी उपयोग करते हैं और कुछ मात्रा में आयरन का भी उपयोग करते हैं। तो आयरन तो आप लिख ही सकते हो, Fe से लिखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतनी धातुओं को मिलाकर नाइक्रोम मिश्र धातु बनाई जाती है। तो देखो, नाइक्रोम मिश्र धातु को बनाने के लिए हम नए बोले निकल का उपयोग करेंगे, क्रोमियम का उपयोग करेंगे, मैग्नीज मैग्नीशियम का उपयोग करेंगे, साथ में कुछ मात्रा में आयरन भी मिलाया जाता है। साथ में एक क्वेश्चन और, जो नाइक्रोम मिश्र धातु होती है प्यारे विद्यार्थियों, इसका गलनांक उच्च होता है प्यारे विद्यार्थियों। इसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, बॉइलिंग पॉइंट। प्रिय विद्यार्थियों, गलनांक का मतलब है कि हम इसको गर्म करते जाते हैं, बिल्कुल एकदम लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, फिर भी ये पिघलता नहीं है, क्योंकि इसका जो गलनांक बिंदु है वो हाईएस्ट होता है प्यारे विद्यार्थियों। उच्च होने की वजह से ये बहुत जल्दी से पिघलता नहीं है। तो ये है आपका नाइक्रोम मिश्र धातु, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, विद्युत हीटर के अंदर। चलिए इसके बाद एक छोटा सा और ले लेते हैं, बल्ब के बारे में लिख देते हैं, 2-4 क्वेश्चन जो बनते हैं विद्युत बल्ब के बारे में। चलिए विद्युत बल्ब के बारे में हम लिख देते हैं, विद्युत बल्ब। चलिए सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, 1878 में, कब की बात है ये बात है 1878 की। 1878 में एक वैज्ञानिक का नाम है थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने विद्युत बल्ब को डिस्कवर्ड किया था। थॉमस एडिसन भी लिख सकते हो डायरेक्ट आप। थॉमस एडिसन ने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था इलेक्ट्रिकल बल्ब को। थॉमस एडिसन इसका नाम है, पूरा नाम आता है थॉमस एल्वा एडिसन। कहीं कभी फंसाई दे तो ध्यान रखना, एल्वा एडिसन, ये विद्युत बल्ब को खोजा था। अब प्यारे विद्यार्थियों, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये जो अंदर जो फिलामेंट है ये टंगस्टन धातु का बना होता है। फिलामेंट जो है ये टंगस्टन धातु का बना होता है प्यारे विद्यार्थियों। और टंगस्टन का प्रतीक पूछा था अभी रेलवे में कि टंगस्टन का जो प्रतीक होता है प्यारे विद्यार्थियों वो आपका W रहता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है 74। टंगस्टन आवर्त सारणी में 74वें नंबर पे आता है, 74 नंबर पे सेटल होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, तो टंगस्टन धातु का ही क्यों बनाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है कि इसका गलनांक उच्च होता है। इसका जो भी गलनांक है वो उच्च रहता है। कितना होता है? तो एनसीईआरटी तो लिखती है कि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन कुछ किताबें 3500 डिग्री तक भी लिख देती है। एनसीईआरटी में तो ये लिख रहा है 3380 ही टिक कर देना यदि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलो तो जो टंगस्टन धातु का ही वो वायर क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, इसका गलनांक उच्च होता है, लगभग 3380 डिग्री पे जाके ये पिघल सकता है। आपने देखा होगा बल्ब का जो फिलामेंट है गर्म होता रहता है, लाल हो जाता है, पिघलता नहीं है, क्योंकि उसको पिघलाने के लिए लगभग 3500 डिग्री टेम्परेचर का होना जरूरी है। तो ये है आपका विद्युत बल्ब। एक क्वेश्चन और प्यारे विद्यार्थियों, आपने सुना होगा विद्युत बल्ब में आर्गन तो भरी होती है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, विद्युत बल्ब में आर्गन के साथ में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में आर्गन के साथ नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ये अक्रिय गैस नाइट्रोजन क्यों भरते हैं?
प्यारे विद्यार्थियों, इसकी वजह से, इन अक्रिय गैसों की वजह से, हीलियम भी भर सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है, इन अक्रिय गैसों की वजह से प्यारे विद्यार्थियों जो आपका फिलामेंट है, इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, जल्दी से पिघलता नहीं है। यहां पर इसको ऑक्सीडेशन, मतलब एक तरह से इसको ऑक्सीकृत होने से बचाने का काम करता है। ये जो अक्रिय गैस है ये क्या करती है, इस फिलामेंट का ऑक्सीकृत नहीं होने देती है। अगर मान ली गैसें नहीं होती, यहां पे ऑक्सीजन भर दो तो ये सब क्रिया कर जाएंगे और फिलामेंट टूट जाएगा तुरंत से ना। जो तो एक तरह से इस फिलामेंट को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए हम अक्रिय गैस आर्गन का उपयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हम आर्गन के साथ में कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर हो गया। ये विद्युत बल्ब के बारे में 2-3 लाइनें याद कर लीजिए। अगर बल्ब के साथ साथ में यहां पे ट्यूबलाइट के बारे में भी लिख देता हूं, तो प्यारे विद्यार्थियों जो ट्यूबलाइट होती है उसमें, जैसे ये ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट के अंदर आपको बता देता हूं, आर्गन के साथ मरकरी या पारे की वेपेराइज वाष्प भरी जाती है ट्यूबलाइट के अंदर। आर्गन तो होती है, उसके साथ में मरकरी या पारे की वाष्प भरी जाती है। तो ये थोड़ा सा ट्यूबलाइट के ऊपर याद कर लीजिए। चलिए एक चीज और है भाई, विद्युत धारा चल रही है इसलिए कुछ इलेक्ट्रिकल जो यंत्र हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में यहां पे कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। फ्यूज तार के बारे में भी क्वेश्चंस नोट करो। फ्यूज तार क्या है? फ्यूज तार, प्यारे विद्यार्थियों यहां से क्वेश्चंस जरूर आता है। पहला क्वेश्चंस, प्यारे विद्यार्थियों फ्यूज तार है, इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। परिपथ के सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। पहला क्वेश्चन नोट करो। आपने देखा होगा समांतर में क्यों नहीं लगा सकते? हां लगा सकते हैं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों समांतर के लिए हमें बहुत सारे, एक ही घर के अंदर बहुत सारे फ्यूज लगाने पड़ेंगे। तो आप क्या करो, सर्किट के सबसे फर्स्ट में आप फ्यूज तार लगा दीजिए, ताकि आगे वाले पूरे परिपथ को यह सुरक्षित रख देगा। अगर समांतर क्रम में लगाओगे तो सबके लिए आपको अलग अलग फ्यूज लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको सबसे फर्स्ट में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ताकि आगे वाला जो पूरा सर्किट है वो सुरक्षित रहे। दूसरी चीज, फ्यूज तार जो है प्यारे विद्यार्थियों, फ्यूज तार एक मिश्र धातु का बना हुआ तार होता है। मिश्र धातु का बना तार होता है, मिश्र धातु से मिलकर बनाया जाता है। तो आपको एक चीज बता देता हूं, फ्यूज तार को बनाने के लिए दो मिश्र धातुओं को मिलाया जाता है। एक तो होता है लेड, एक तो क्या मिलाया जाता है, लेड। और प्यारे विद्यार्थियों लेड के साथ में दूसरे नंबर पे हम टिन का उपयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लेड, सीसा और टिन धातु को मिलाकर फ्यूज तार को बनाया जाता है। अब इसका अनुपात आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो लेड और टिन का जो रेशियो आपको लिखना है, गलती मत करना, लेड और टिन का जो रेशियो आपको चंदाना है वो राइट करके यहां पे आपको 37 और 63 के अनुपात में चंदाना है। 37% लेड और 63% टिन लेना पड़ेगा। ये एलडीसी में पूछ लिया था रेशियो, वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन पूछ लिया। कभी कभी इसको 30-70 भी वो लिख देते हैं। अगर ध्यान रखना, इसको 30% रखोगे तो इसको 70 है, बाकी की एक्यूरेट आंसर ये वाला ही रहेगा। ठीक है, ये है आपके फ्यूज तार, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मिश्र धातु का बना हुआ तार है, लेड और टिन को मिलाकर फ्यूज तार बना जाता है। अब आगे आप जो भाई तैयारी करता है आईआईटी वगैरह, आईटीआई वगैरह कर रहे हैं,
तो वो तरह तरह के फ्यूज तार पढ़ते हैं, तो वो एक अलग कहानी है उनकी। बाकी की जनरल साइंस में आप इतनी सी चीजें पढ़िए, साथ में एक शानदार क्वेश्चंस और फ्यूज तार के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनो, सबसे काम चीज है कि फ्यूज तार का जो गलनांक है वो निम्न रखा जाता है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, गलनांक कम रखा जाता है। क्यों भाई? गलनांक इसलिए कम रखा जाता है, यदि गलती से थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित ज्यादा हुई, आपको अभी बताया था मैंने, यदि धारा प्रवाहित ज्यादा होगी तो हीटिंग भी ज्यादा होगी। अभी तो बताया था H समानुपाती I²। यदि धारा ज्यादा बहेगी तो हीटिंग भी ज्यादा होगी, यदि धारा ज्यादा बहेगी हीटिंग भी ज्यादा होगी, और ये चालक तार गर्म होकर क्या हो जाता है? पिघल जाएगा। जो फ्यूज तार लगाते हैं वो थोड़ा सा गर्म होते ही पिघल जाता है, ताकि आगे के जो यंत्र हमारे घरों में लगे हुए हैं वो सभी यंत्र सुरक्षित तरीके से बच जाए। तो जैसे यहां से लाइन शुरू हो रही है, यहां से लाइन शुरू है, तो इसके प्रारंभ में ही फ्यूज तार लगा दो, ठीक है। फिर इसको घरों के अंदर ऐसे समांतर क्रम में अलग अलग बांट दिया गया है ऐसे। फिर तो वो घरों के अंदर आपको पता ही है, मैंने बताया था समांतर क्रम चलता है, तो अलग अलग यंत्र है, यहां अलग यंत्र है। तो मान लीजिए यहां से धारा आई और मान लीजिए गलती से धारा ज्यादा प्रभावित हुई, तो ये फ्यूज तार गर्म होकर फ्यूज हो जाएगा। तो अगर ये ही जल जाएगा तो आगे तक धारा जाएगी नहीं, तो ये सभी यंत्र, आगे वाले सभी यंत्र सुरक्षित बच जाएंगे। तो इसलिए फ्यूज तार को हम कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। गलनांक निम्न होता है, ध्यान रखना इसका। गलनांक निम्न इसलिए होता है कि थोड़ा गर्म होगा, फ्यूज हो जाएगा, गल जाएगा। निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध, इसका जो प्रतिरोध है उच्च प्रतिरोध उच्च, कुछ किताबें निम्न प्रतिरोध भी लिखती है। इसका कंफ्यूजन थोड़ा सा आप चेक करोगे। बाकी की आपका एक एसएससी का क्वेश्चंस आया हुआ है जिसके अंदर सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछा था कि आपका ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि जो फ्यूज तार है उसका गलनांक कैसा रहता है। तो गलनांक तो सबको पता है कि सर गलनांक तो निम्न होता है लेकिन प्रतिरोध उच्च। अब बात यह है कि अगर प्रतिरोध उच्च रहेगा, प्रतिरोध उच्च रखोगे तो ये कहीं ना कहीं धारा के मान को प्रभावित करेगा। भाई अगर आप फ्यूज तार का प्रतिरोध ज्यादा रखोगे तो ये धारा के मान में बाधा उत्पन्न करेगा, धारा के मान में बाधा उत्पन्न करेगा। लेकिन ये एसएससी में एक बार मान रखा है इन्होंने, और आपको मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा कि गलनांक तो निम्न है लेकिन उच्च प्रतिरोध कर रखा है। बाकी की मेरे हिसाब से इसका प्रतिरोध भी निम्न होना चाहिए, क्योंकि निम्न प्रतिरोध का मतलब है यदि प्रतिरोध कम रहेगा तो बहने वाली धारा अधिकतम रहेगी, मतलब ये धारा में किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं करेगा। तो एक बार आप भी इस क्वेश्चंस को देख लीजिए, यदि रेलवे में रिपीट क्वेश्चन में हो तो एक बार उसका आंसर देख लेना कि रेलवे ने क्या माना है। एसएससी ने आंसर माना था उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। तो मेरे हिसाब से आपको मेरे कहने से इसका गलनांक तो निम्न रखना है, प्रतिरोध भी निम्न रखना, बाकी की और आप चेक कर लीजिए। ये है, तो ये था आज जूल का तापन नियम, और साथ के साथ प्यारे विद्यार्थियों जूल के तापन नियम से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, उनको ध्यान रखना है। और जूल के तापन नियम पे कौन कौन से यंत्र काम करते हैं उसका भी ध्यान रखना। एक जो विद्युत प्रेस होती है, प्रेस के अंदर एक्चुअली आपने देखा होगा जो अंदर जो प्लेट लगी हुई रहती है वो माइका अवरक, जो नीचे की तरफ प्लेट जो लगी हुई रहती है वो माइका या अवरक की होती है, जो कि ऊष्मा की तो चालक होती है। माइका या अवरक ऊष्मा का तो चालन करेगी लेकिन उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। माइका अवरक ऊष्मा की तो सुचालक होती है लेकिन विद्युत की कुचालक होती है, माइका या अवरक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको आप नोट करिए। आपसे मैं 2 फुल फॉर्म जानना चाहूंगा, आप मुझे नोट करिए। और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उनके पास में फोन है, एक तो LED की फुल फॉर्म मुझे बताओगे आप।
LED, आजकल अपने घरों में LED लाइटों का उपयोग किया जा रहा है, तो विद्यार्थी मुझे LED की फुल फॉर्म लिख के भेजोगे। साथ में CFL, आजकल तो कम हो गया, एक है CFL, पहले बल्ब चले थे बीच में, लेकिन ये धीरे धीरे CFL कम होने लग गए और आजकल उपयोग होने लग गया LED, क्योंकि इसकी जो प्रकाशिक दक्षता है वो लगभग 80% है और लाइफ भी ज़्यादा होती है, लगभग 20 से 25 साल तक चीज़ें चल जाती है। तो इन दो की मुझे फुल फॉर्म लिख के भेजना, LED की फुल फॉर्म बताना मुझे और CFL की फुल फॉर्म क्या है, याद कर लेना, फिर मेरे से मत बोलना अगले एग्जाम में जाए तो ये था आज का एक छोटा सा कंसेप्ट, जूल का तापन नियम, इसका यंत्र और इसके उपयोग है। अगली क्लास में क्या बचता है इलेक्ट्रिसिटी से वो भी मैं आपको कवर करवा देता हूं। और जो विद्यार्थी एप्लीकेशन पे वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि मेरा यूट्यूब चैनल है डाबरा क्लासेज के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो विद्यार्थी यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हैं वो मेरा प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाकर डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको फिजिक्स स्पेशल बैच, केमिस्ट्री स्पेशल बैच, बायोलॉजी स्पेशल बैच और कंप्लीट साइंस का बैच आपको उपलब्ध हो जाएगा। प्ले स्टोर पे जाइए, डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। डाबरा क्लासेज को आप ऐसे लिख सकते हो, मीनिंग है DABRA, डाबरा क्लासेज CLASSES, डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से जाकर। ओके विद्यार्थियों, अगली क्लास में आपका जूल का तापन नियम के बाद में एक कंसेप्ट और कराऊंगा, वो है आपका एक तो कराना है सेल का टॉपिक, इलेक्ट्रिक सेल, और सेल के बाद में एक और छोटा सा कंसेप्ट बचता है, वो है कूलाम का नियम, क्वेश्चन आया हुआ था रेलवे में। तो दोनों टॉपिक करा के और आपका इलेक्ट्रिसिटी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू विद्यार्थियों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।